कुदाल और हल। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और अस्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चरागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट उत्पन्न हुए। राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थीं। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया। इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई ज़मीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि उस ज़मीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। इस समय उर्वरता दोबारा वापस करने के लिए ये डाई, यूरिया, पोटास, ये सब नई नई उर्वरक, केमिकल उर्वरक जो हैं आए और फिलहाल में यूज़ हो रहे हैं। उस समय प्राकृतिक तरीके का ही इस्तेमाल किया जाता था, जिससे अपने आप ही वापस कुछ वर्षों बाद खेती न करने में उर्वरता वापस आ जाती थी। उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। काठ कोयला मतलब लकड़ी का कोयला। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे या परती जमीन पर जो घास फूस की चादर सी बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। एक सुंदर सा चित्र 10.8 राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र जो 1782 में विलियम होजेज द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा 1772 से लेकर 1775 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और
वहाँ से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया था। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेज 1782 में उसके साथ जंगल महालों के भ्रमण पर गया था। वहाँ होजेज ने कई एक्वाटिंट तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेज ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रूमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति के संलाप संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजे और छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में ही होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया। समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य होजेज की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और यह पता लगाइए कि होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों को किस लिए रमणीय माना था। एक्वाटिंट ताम्र पट्टोत्कीर्ण एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। चित्र में एक झोपड़ी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं। खूबसूरत सा चित्र है ये। पेड़ पौधे कितनी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ी में रहते थे और आम के पेड़ों की छाह में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। चित्र 10.9 विलियम होजेज द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य, जहां आप जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ियां और ऊंची चोटियां भी देख सकते हैं, जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दुरूह पहाड़ियां दिखलाकर होजेज उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़िया द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़िया मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। खिराज अर्थात एक प्रकार का टैक्स। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि वे कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। चित्र 10.8 और 10.9 को देखिए। इन चित्रों द्वारा जनजातीय मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों का किस प्रकार दर्शाया गया है, वर्णन कीजिए। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली।
यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक अस्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए इन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहाँ अस्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने कुछ घुमंतू जातियों को लड़ाकू मान रखा हुआ था और उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और उन्हें गोली मारने का आदेश था। ज्यों-ज्यों अस्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा अस्थायी खेतिहारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ों पर काबू की भरसक कोशिश की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 70 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई थी कि वे अपने बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे, लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार ने वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माने जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810-11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाकों में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और ज़मीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू हैं। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ियों को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूँकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए, तो हल को नए बासिंदों अर्थात संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि माना जाना होगा। हल और कुदाल के बीच यह लड़ाई बहुत लंबी चली। संथाल अगुआ बासिंदे, अगुआ मतलब पहले, बासिंदे मतलब बसने वाले। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि
राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों की फसल और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। चित्र 10.10 संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम। 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का यह चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वाल्टर शेरविल द्वारा चित्रित किया गया था। यह गांव शांतिपूर्ण, नीरव और रमणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर हुआ प्रतीत नहीं होता। चित्र 10.12 से इस संथाल गांव के चित्र की तुलना कीजिए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का ऋण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों की जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन इकोह के रूप में सीमांकित कर लिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उन्हें दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारण कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के अस्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़िया से अलग कर दिया गया। दामिन इकोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ीं। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 तक 1471 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब वहाँ दामिन इकोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंततोगत्वा वे इन पहाड़ियों के भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों और घाटियों के में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानों और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया।
इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस खेत के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार अर्थात राज्य भारी कर लगा रही थी। साहूकार मतलब दीकू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। चित्र 10.11 सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह का नेता। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारी साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। चित्र 10.12 संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव एवं शांत दिखाई देते थे, चित्र 10.10 अब नृशंस एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए। कल्पना कीजिए आप इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ के पाठक हैं। चित्र 10.12, 10.13 और 10.14 में चित्रित दृश्यों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इन चित्रों से आपके मन में संथालों की क्या क्या छवि बनती है? चित्र 10.13 संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांवों को आग लगा दी गई। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। चित्र 10.14 संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1856। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार है। घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल में जाएं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजेय दर्शाया गया ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थीं। संथालों के बारे में बुकानन के विचार। नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं लेकिन नीचता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती हैं जिन पर भीतर की ओर लेप पलस्तर लगा होता है। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचैली होती हैं। उनकी छत सपाट होती हैं
उनमें उभार बहुत कम होता है। कटुइया के पास की चट्टानें। बुकानन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रेक्षणों से भरी पड़ी हैं। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, जिसका कोई एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है, जिसमें लाल लाल फेल्सपार, क्वार्ट्ज और काला अभ्रक लगा है। वहाँ से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वह भी स्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्सपार, सफ़ेद सा क्वार्ट्ज और काल अभ्रक था। बुकानन का विवरण। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वालों, कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठे करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानी, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निस्संदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया, वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों की खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट तथा साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थीं। क्या आवश्यक है, इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में ही बदलना होगा। वनों की बटाई और अस्थायी कृषि के बारे में। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण हैं। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो, वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। चर्चा कीजिए। बुकानन का वर्णन विकास के संबंध में उसके विचारों के बारे में क्या बतलाता है? उदाहरणों से उदाहरण देते हुए अपनी दलील पेश कीजिए। यदि आप एक पहाड़िया वनवासी होते तो उसके इस विचारों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होती?